नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल यूपीएससी वाले में। आज हम भारत की सबसे प्राचीन, पवित्र और जीवनदायिनी नदी माँ गंगा के बारे में विस्तार से जानेंगे। गंगा सिर्फ एक नदी नहीं, बल्कि भारतीय सभ्यता की आत्मा है। गंगा का पानी, इसकी कहानी और इसके किनारे बसी संस्कृति हर भारतीय के दिल में एक खास जगह रखते हैं। तो चलिए गंगा की अद्भुत यात्रा पर चलते हैं, गंगोत्री से गंगा सागर तक, और जानते हैं गंगा का इतिहास, भूगोल, आस्था और वर्तमान चुनौतियां। गंगा नदी का स्रोत उत्तराखंड में गंगोत्री ग्लेशियर के गौमुख स्थान को माना जाता है। यहां से निकलने वाली धारा को भागीरथी कहा जाता है। भागीरथी का नाम राजा भगीरथ से जुड़ा है, जिन्होंने कठोर तपस्या से गंगा को स्वर्ग से पृथ्वी पर लाने का वरदान प्राप्त किया। वहीं अलकनंदा नदी, जो बद्रीनाथ के पास से आती है, देवप्रयाग में भागीरथी से मिलती है और तब इसे आधिकारिक रूप से गंगा कहा जाता है। गंगा के उद्गम स्थल तक पहुंचना आज भी एक रोमांचक और श्रद्धा से भरी यात्रा मानी जाती है, जहां हजारों श्रद्धालु हर साल गंगोत्री धाम पहुंचते हैं। गंगा की कुल लंबाई लगभग 2525 किलोमीटर मानी जाती है। ये उत्तराखंड से होते हुए उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल में बहती है। अंत में बंगाल की खाड़ी में विशाल डेल्टा बनाकर समुद्र में मिल जाती है। इसके रास्ते में कई बड़े शहर आते हैं: हरिद्वार, ऋषिकेश, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, पटना, भागलपुर, मुर्शिदाबाद और कोलकाता। प्रयागराज का त्रिवेणी संगम, जहां गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती मिलती हैं, बेहद पवित्र माना जाता है। गंगा की घाटी भारत की सबसे घनी आबादी वाली घाटी है, जहां करोड़ों लोग आजीविका के लिए इस पर निर्भर हैं। गंगा को मोक्षदायिनी कहा गया है, यानी इसमें स्नान करने से पाप धुल जाते हैं और आत्मा को शांति मिलती है। हरिद्वार, ऋषिकेश, वाराणसी, प्रयागराज जैसे शहर गंगा के किनारे बसे हैं, जिनकी पहचान ही गंगा से है। हरिद्वार और वाराणसी की गंगा आरती को देखने के लिए लाखों लोग आते हैं और इस आरती का दृश्य भक्तों के दिलों को छू लेता है। हिंदू धर्म में अंतिम संस्कार के समय भी गंगा जल का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि इसे पवित्र और शुद्ध माना गया है। कुंभ मेला, जो 12 वर्षों में प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन, नासिक में आयोजित होता है, गंगा स्नान के लिए दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक मेला कहलाता है। गंगा के तट पर हजारों मंदिर, मठ, आश्रम और तीर्थ स्थल बने हुए हैं, जो भारतीय संस्कृति और सभ्यता की झलक दिखाते हैं। गंगा सिर्फ लोगों के लिए नहीं, बल्कि अनगिनत जीवों के लिए भी जीवनदायिनी है। गंगा नदी में गंगा डॉल्फिन पाई जाती है, जिसे भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया है। इसके अलावा गंगा में मछलियों की 140 से ज्यादा प्रजातियां हैं, जिनसे लाखों मछुआरों की रोजी रोटी चलती है। गंगा के किनारे बसे जंगल, जैसे सुंदरवन का मैंग्रोव क्षेत्र, गंगा के डेल्टा में ही पनपा है। ये क्षेत्र बंगाल टाइगर, मगरमच्छ, सरीसृप और प्रवासी पक्षियों का भी घर है। गंगा में आज प्रदूषण बहुत गंभीर समस्या बन चुका है। हर साल लाखों लीटर सीवेज, औद्योगिक कचरा और प्लास्टिक गंगा में प्रवाहित किया जाता है। धार्मिक कार्यक्रमों में फूल, मूर्तियां और अन्य पूजा सामग्री भी गंगा में डाल दी जाती हैं, जिससे जल की गुणवत्ता प्रभावित होती है। नतीजतन कई जगहों पर ऑक्सीजन की कमी, जलजीवों का मरना और मानव स्वास्थ्य पर असर जैसी समस्याएं बढ़ रही हैं। सरकार ने नमामि गंगे मिशन, गंगा एक्शन प्लान जैसी कई योजनाएं शुरू की हैं, लेकिन ये तभी सफल होंगी जब आम लोग भी जागरूक होकर गंगा की रक्षा करें। गंगा को बचाने के लिए तकनीक, प्रशासन और समाज तीनों का सहयोग जरूरी है। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, अवेयरनेस प्रोग्राम और सख्त नियम लागू करना होगा, ताकि फैक्ट्रियों का गंदा पानी सीधे गंगा में ना जाए। ग्रामीण इलाकों में भी साफ सफाई की समझ को बढ़ाना जरूरी है, ताकि लोग गंगा को कचरे का डंपिंग जोन न समझें। आने वाली पीढ़ियों के लिए गंगा को स्वच्छ और निर्मल बनाना हम सभी की जिम्मेदारी है। जैसे हमारे पूर्वजों ने गंगा को सम्मान दिया, वैसे ही हमें भी देना होगा। गंगा केवल एक नदी नहीं, बल्कि हमारी सभ्यता का प्रतीक है। इसके बिना भारत की कल्पना
अधूरी है। आइए मिलकर ये प्रण लें कि गंगा को स्वच्छ बनाएं और अपनी सांस्कृतिक विरासत को बचाए रखें। गंगा को स्वच्छ, निर्मल और सदा नीरा बनाना हम सभी भारतीयों का सपना होना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अपने सुझाव कमेंट में ज़रूर दीजिए। जय गंगे, जय भारत। भारत की नदियां न सिर्फ जल की धाराएं हैं, बल्कि एक पूरी सभ्यता की सांसें हैं। और उन्हीं में से एक है यमुना नदी। एक ऐसी नदी जो इतिहास, आस्था और जीवन तीनों की धारा है। तो आइए जानते हैं यमुना नदी प्रणाली को, इसकी उत्पत्ति, यात्रा, सहायक नदियां, धार्मिक महत्व और वर्तमान चुनौतियां। यमुना नदी का जन्म होता है यमुनोत्री ग्लेशियर से, जो उत्तराखंड के बंदरपुंछ पर्वत श्रृंखला में स्थित है, लगभग 6,387 मीटर की ऊंचाई पर। यह हिमालय की एक पवित्र और शांत घाटी है, जहां से निकलकर यमुना एक महान यात्रा पर निकलती है। यमुना लगभग 1,376 किलोमीटर की यात्रा तय करती है। ये उत्तराखंड से शुरू होकर हिमाचल, हरियाणा, दिल्ली और फिर उत्तर प्रदेश से होते हुए प्रयागराज में गंगा नदी से मिल जाती है। राज्य जहां यमुना बहती है, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश। हर महान नदी की तरह यमुना की भी कई सहायक नदियां हैं, जो इसकी धारा को जीवन देती हैं। चंबल नदी सबसे बड़ी सहायक नदी जो मध्य प्रदेश से निकलती है। टोंस नदी उत्तराखंड से निकलकर यमुना से जुड़ती है। हिंडन नदी गाजियाबाद और नोएडा में बहती है। काली नदी उत्तर प्रदेश की एक अहम सहायक नदी। बेतवा नदी बुंदेलखंड क्षेत्र से बहती हुई यमुना में मिलती है। इन सभी नदियों की जलधारा मिलकर यमुना को शक्ति देती है और इसे उत्तर भारत की प्रमुख नदियों में शामिल करती है। यमुना सिर्फ एक नदी नहीं, ये एक देवी है, एक भावना है। कृष्ण भगवान का बचपन इसी के किनारे बसा था। मथुरा, वृंदावन, गोकुल, इन सब की आत्मा है यमुना। भाई दूज के पर्व पर बहनें यमराज की बहन यमुना के सम्मान में पूजा करती हैं। कहा जाता है यमुना में स्नान करने से पाप कट जाते हैं। आज यमुना भारत के कई शहरों की जीवन रेखा है, विशेषकर दिल्ली, जहां का 70% से अधिक पेयजल यमुना से आता है। प्रमुख शहर जहां यमुना बहती है: यमुनोत्री पौड़ी दिल्ली, मथुरा, आगरा, इटावा, प्रयागराज। लेकिन यमुना आज गंभीर संकट में है। 22 किलोमीटर का दिल्ली वाला हिस्सा, जो इसकी कुल लंबाई का सिर्फ 2% है, वही 80% प्रदूषण के लिए जिम्मेदार है। घरेलू गंदगी, सीवेज, फैक्ट्रियों का कचरा, पूजा सामग्री, सब कुछ इसी पवित्र नदी में बहा दिया जाता है। सरकार ने कई योजनाएं शुरू की है: यमुना एक्शन प्लान, नमामि गंगे मिशन, दिल्ली जल बोर्ड की परियोजनाएं। लेकिन इनका असर उतना नहीं हो पाया है जितना होना चाहिए था। यमुना को बचाना सिर्फ सरकार की नहीं, हमारी भी जिम्मेदारी है। हम सभी मिलकर बदलाव ला सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं? नदी में कचरा ना फेंकें, प्लास्टिक का उपयोग कम करें, जल संरक्षण करें, स्थानीय सफाई अभियानों में भाग लें, जैविक उत्पादों का उपयोग करें। यमुना का पानी चाहे जितना मटमैला हो गया हो, उसकी सांस्कृतिक, धार्मिक और भावनात्मक गहराई आज भी साफ है। अगर हम आज एकजुट हुए तो यमुना कल फिर से स्वच्छ बह सकती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें
और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका एक शेयर यमुना की आवाज बन सकता है। जय यमुना, जय भारत। क्या आप जानते हैं कि एक ऐसी नदी थी जो आज से हजारों साल पहले हिमालय से बहती थी और अरब सागर में समा जाती थी, जिसका जिक्र वेदों में 60 से भी ज्यादा बार हुआ है, जिसे नदियों की मां कहा गया, लेकिन आज वो नदी मानचित्र से गायब है। क्या सरस्वती नदी वाकई बहती थी या ये सिर्फ एक धार्मिक कल्पना है? आज हम करेंगे इतिहास, विज्ञान और आस्था के बीच छुपे इस रहस्य का पर्दाफाश। सरस्वती नदी का सबसे पहला उल्लेख हमें ऋग्वेद में मिलता है। इस पवित्र ग्रंथ में सरस्वती को नदीतमा यानी सबसे महान नदी कहा गया है। वैदिक काल में सरस्वती नदी के किनारे ही सभ्यता विकसित हुई, जिसे हम सरस्वती सिंधु सभ्यता भी कहते हैं। कई ऋषि मुनियों ने अपनी तपस्या इसी नदी के तट पर की। यज्ञ, वैदिक अनुष्ठान और पूरे आर्य संस्कृति का केंद्र था सरस्वती। महाभारत में भी सरस्वती के सूखने का जिक्र आता है। महाभारत कहता है, जहां सरस्वती अंतर्धान हो गई, वहां तीर्थ बना दिए गए। अब आते हैं विज्ञान और भूगर्भ पर। 1970 के बाद वैज्ञानिकों और भूगोलवेत्ताओं ने सरस्वती नदी की खोज के लिए सैटेलाइट और रडार इमेजिंग का उपयोग शुरू किया। इसरो और बीएआरसी की रिपोर्ट्स में हरियाणा से राजस्थान होते हुए अरब सागर तक एक सूखी नदी की धाराएं पाई गई। माना जाता है कि सरस्वती नदी का उद्गम हिमालय में था, जहां आज की यमुना और सतलज हैं, लेकिन टेक्टोनिक शिफ्ट्स और भूकंपों के चलते यमुना और सतलज ने अपना मार्ग बदल लिया और सरस्वती की मुख्य धारा सूख गई। इसी मार्ग पर आज भी देखा गया है घग्गर हकरा नदी, जो कभी एक विशाल नदी की सूखी धारा मानी जाती है। इतिहास और भूगोल के बाद अब बात करते हैं प्रमाणों की। वैज्ञानिकों ने राजस्थान और हरियाणा में ऐसे कई शहर खोजे हैं जो सरस्वती के किनारे बसे हुए थे। कालीबंगा, बनवाली, राखीगढ़ी जैसे स्थल सरस्वती नदी के किनारे के वैदिक नगर माने जाते हैं। 5000 साल पुरानी नालियाँ, बर्तन, नगर योजना इस बात को सिद्ध करते हैं कि वहाँ कभी पानी की प्रचुरता थी। सैटेलाइट इमेज में जो सूखी नदी दिखाई देती है, वो आज के थार रेगिस्तान में सरस्वती का सूखा मार्ग दिखाती है। सरस्वती नदी आज क्यों इतनी चर्चा में है? साल 2002 में केंद्र सरकार ने सरस्वती हेरिटेज प्रोजेक्ट की शुरुआत की। हरियाणा में आदि बद्री को सरस्वती का उद्गम स्थल घोषित किया गया। कई धार्मिक संगठनों ने कहा कि सरस्वती नदी को पुनर्जीवित किया जा सकता है, लेकिन कुछ वैज्ञानिक इसे पौराणिक कथा ही मानते हैं। उनका कहना है कि वैदिक सरस्वती और घग्गर हकरा एक नहीं है, जबकि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण एएसआई और इसरो मानते हैं कि सरस्वती जैसी नदी सच में थी और वो भूगर्भीय बदलाव के कारण विलुप्त हुई। तो क्या सरस्वती नदी वाकई में बहती थी? क्या हम इसे फिर से जीवित देख पाएंगे? सच ये है कि सरस्वती सिर्फ एक नदी नहीं है, वो हमारी सभ्यता की धड़कन है, इतिहास की गवाही है और भविष्य की खोज। और जब हम अपने अतीत को जानने लगते हैं, तभी हमारा भविष्य भी उज्जवल होता है। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी ऐतिहासिक नदियां दोबारा जिंदा हों, तो इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट करें। जय सरस्वती मां। नदियां केवल पानी की धाराएं नहीं होती, वे सभ्यताओं की जन्मदात्री, संस्कृतियों की संरक्षिका और जीवन की वाहक होती हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसी ही महान नदी की जो हिमालय की गोद से निकलकर भारत, तिब्बत और बांग्लादेश की धरती को सींचती है, ब्रह्मपुत्र नदी। चलिए इस अद्भुत नदी की यात्रा पर निकलते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम तिब्बत के मानसरोवर झील के पास स्थित अंगसी ग्लेशियर से होता है। तिब्बत में इसे यारलुंग त्संगपो कहा जाता है। भारत में प्रवेश करने पर यह नाम बदलकर ब्रह्मपुत्र हो जाता है, जिसका अर्थ होता है ब्रह्मा का पुत्र। बांग्लादेश में इसे जमुना कहा जाता है। तिब्बत से होते हुए ये नदी अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है, जहां इसे सियांग या दिहांग कहा जाता है। फिर ये असम में प्रवेश करती है, जहां ये ब्रह्मपुत्र कहलाती है। ब्रह्मपुत्र नदी की खास बात है कि ये भारत की बहुप्रवाही नदियों, ब्रेडेड रिवर में से एक है। अंततः ये बांग्लादेश में गंगा के साथ मिलकर पद्मा नदी बनाती है
और बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ब्रह्मपुत्र विश्व की सबसे गहरी घाटियों में बहने वाली नदी है। मॉनसून के दौरान ये नदी भारी मात्रा में पानी और तलछट लेकर आती है। इस पर कई द्वीप बने हैं, जिसमें माजुली द्वीप सबसे प्रसिद्ध है, जो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। असम और बांग्लादेश में कृषि, मछली पालन और व्यापार में इसका बड़ा योगदान है। नदी के किनारे ब्राह्मण, मछुआरे और आदिवासी समुदायों की समृद्ध परंपराएं पनपी हैं। गुवाहाटी में स्थित उमानंदा मंदिर ब्रह्मपुत्र के एक छोटे द्वीप पर है। ब्रह्मपुत्र हर साल मॉनसून में भयंकर बाढ़ लाती है, जिससे लाखों लोग प्रभावित होते हैं। इसके कारण भूमि कटाव, गांवों का उजड़ना और जैव विविधता को नुकसान होता है। जलवायु परिवर्तन और हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स भी चिंता का विषय हैं। इंडिया बांग्लादेश जल संधि और नदी जल परिवहन परियोजनाएं शुरू की गई हैं। राष्ट्रीय जलमार्ग परियोजना के तहत ब्रह्मपुत्र को नौवहन योग्य बनाने की कोशिश हो रही है। तटबंध, जल प्रबंधन और पुनर्वास योजनाओं पर कार्य जारी है। इंडिया बांग्लादेश जल संधि और नदी जल परिवहन परियोजनाएं शुरू की गई हैं। राष्ट्रीय जलमार्ग परियोजना NW2 के तहत ब्रह्मपुत्र को नौवहन योग्य बनाने की कोशिश हो रही है। तटबंध, जल प्रबंधन और पुनर्वास योजनाओं पर कार्य जारी है। हिंदू मान्यताओं में ब्रह्मपुत्र को पवित्र माना गया है। अंबुबाची मेला गुवाहाटी के कामाख्या मंदिर में हर साल मनाया जाता है, जो इसी नदी से जुड़ा हुआ है। इस नदी का जल धार्मिक अनुष्ठानों में प्रयुक्त होता है। ब्रह्मपुत्र दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी जलधारा वाली नदी है। इसकी धाराएं कई बार दिशा बदल चुकी हैं, जिससे इसके मार्ग में बदलाव आया है। ये नदी एक महिला नहीं, पुरुष नदी मानी जाती है। ये भारत की गिनी चुनी पुरुष नदियों में से एक है। ब्रह्मपुत्र केवल एक नदी नहीं, बल्कि एक समृद्ध परंपरा, संस्कृति और जीवन की गाथा है। इसकी गहराइयों में इतिहास की कहानियां हैं और लहरों में भविष्य की संभावनाएं। आइए इसे बचाने, समझने और सम्मान देने का संकल्प लें। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं कृष्णा रिवर सिस्टम के बारे में। इस यूट्यूब चैनल पर एक सीरीज चल रही है, जिसमें हम भारत की जो बड़ी नदियां हैं उनका जिक्र करेंगे। इस चैनल पर पहले से ही कुछ नदियों का जिक्र हो चुका है, जिसके बारे में आपको इस यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, जिसमें हमने गंगा, ब्रह्मपुत्र और कावेरी जैसी बड़ी नदियों का जिक्र कर चुके हैं। तो आज हम जिसकी बात कर रहे हैं वह है कृष्णा रिवर के बारे में, जिसमें हम पढ़ेंगे नागार्जुन डैम के बारे में, तुंगभद्रा रिवर के बारे में और कृष्णाबाई उत्सव क्या होता है उसके बारे में विस्तार से जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। कृष्णा नदी, जिसे कृष्णा वेदी भी कहते हैं, ये भारत की चौथी सबसे लंबी नदी है। इसकी कुल लंबाई जो है वो 1290 किलोमीटर है। ये महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से निकलती है और बे ऑफ बंगाल में जाकर गिर जाती है, मतलब वहाँ समाप्त हो जाती है। तो ये पश्चिम से निकलती है और पूर्व में बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। महाबलेश्वर में स्थित कृष्णाबाई मंदिर है, वहाँ से निकलती है। इसका जो मार्ग है वो महाराष्ट्र, कर्नाटका, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में होकर गुजरता है। इसकी प्रमुख जो सहायक नदियां हैं उसमें भीमा नदी, जैसा कि आप ये देख पा रहे होंगे, भीमा नदी बाएं ओर मिलती है, जो कि महाराष्ट्र और कर्नाटका में बहती है। वहीं तुंगभद्रा रिवर की बात करते हैं, ये कर्नाटका और आंध्र प्रदेश में बहती है। ये तुंगभद्रा रिवर ये दाहिने ओर बहती है। फिर घाट प्रवाह और माल प्रवाह नदियां हैं। वहीं फिर कोयना, पंचगंगा, दूधगंगा नदियां भी बहती हैं। कोयना, पंचगंगा और दूधगंगा नदियां महाराष्ट्र में बहती हैं। घाट प्रवाह और माल प्रवाह जो है वो कर्नाटका में बहती हैं, जैसे आप ये मैप में देख पा रहे होंगे। फिर हम बात करते हैं इन पर प्रमुख बांध और सिंचाई परियोजना। जैसा कि आप ये डैम देख पा रहे होंगे, ये है नागार्जुन सागर डैम। नागार्जुन सागर डैम जो है ये दुनिया के सबसे बड़े
पत्थर के बांधों में से एक है, जो कि तेलंगाना राज्य में स्थित है। फिर हम बात करते हैं श्रीशैलम बांध की। ये तस्वीर जो आप देख पा रहे होंगे, ये है श्रीशैलम बांध। ये आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की सीमा पर स्थित है और भारत के प्रमुख जल विद्युत परियोजनाओं में से एक है। फिर बात करते हैं प्रकाश बैराज। ये एक जो तस्वीर देख पा रहे होंगे, ये है दिन की तस्वीर, और ये जो है दूसरी तस्वीर, ये है रात की तस्वीर। काफ़ी सुंदर दिख रही है। तो ये आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में स्थित है और ये कृषि के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ जो पानी है इसका, ये कृषि के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। फिर एक और बात करते हैं इस परियोजना की, जिसका नाम है पुली चिंतला परियोजना। ये परियोजना भी सिंचाई के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आगे हम बात करते हैं जल विद्युत परियोजना की। अलमट्टी जल विद्युत परियोजना कर्नाटक में स्थित है और 290 मेगावाट की बिजली उत्पादन करने की क्षमता है। आपको एक रोचक बात बता दूं, लाल बहादुर शास्त्री बांध को ही अलमट्टी बांध के नाम से जाना जाता है, जो आप ये तस्वीर में देख पा रहे होंगे। फिर बात करते हैं तुंगभद्रा जल विद्युत परियोजना। यह कर्नाटक में स्थित है और 127 मेगावाट की बिजली उत्पादन करने की क्षमता है। फिर बात करते हैं जुराला विद्युत परियोजना की। ये तेलंगाना में स्थित है और 200 मेगावाट की बिजली उत्पादन करने की क्षमता है। ये जो बड़ा सा आप ये परियोजना देख पा रहे होंगे, यही है। इसकी जो क्षमता है 240 मेगावाट तक की है। कृष्णा नदी में जो कृषि में इसका योगदान है, इस नदी का योगदान जो कृषि में है वो है, कृष्णा नदी का बेसिन क्षेत्र भारत के प्रमुख कृषि क्षेत्रों में से एक है, जहाँ पर धान, गन्ना, कपास और दालें, विभिन्न प्रकार के फलों की भी खेती की जाती है। नदी की सिंचाई प्रणाली इस क्षेत्र की कृषि उत्पादकता को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। आइए इसका सांस्कृतिक और कल्चरल महत्व भी देखते हैं। सांस्कृतिक और धार्मिक। कृष्णा पुष्करम, जैसे राजस्थान में एक पुष्कर मेला होता है, उसी तरीके से एक कृष्णा पुष्करम भी त्यौहार मनाया जाता है, जो 12 साल में एक बार मनाया जाता है और लाखों श्रद्धालु इस नदी में स्नान करते हैं। और 12 साल में जब मनाया जाता है तो 12 दिन के लिए ही मनाया जाता है। ये जैसा आप ये देख पा रहे होंगे, ये भीड़ लगी हुई है। कृष्णा पुष्करम कृष्णा नदी में एक सम्मान में मनाया जाने वाला 12 दिवसीय त्यौहार है, जो कि 12 साल में एक बार मनाया जाता है, जब बृहस्पति और बृहस्पति गुरु ग्रह कन्या राशि में प्रवेश करता है। इस दौरान भक्त कृष्णा नदी में पवित्र स्नान करते हैं, प्रार्थना करते हैं और दान पुण्य भी करते हैं। अब बात करते हैं कृष्णाबाई उत्सव के बारे में। कृष्णाबाई उत्सव महाराष्ट्र के 22 शहर में मनाया जाता है, जहां नदी को मां के रूप में पूजा जाता है। जैसे आप देख पा रहे होंगे, ये कृष्णा जी का रूप है। ये बाई, कराड़ा और लिंब जैसे शहरों में मनाया जाता है, जो कृष्णा नदी के किनारे स्थित हैं। ये उत्सव माघ शुल्क प्रतिपदा से शुल्क फागुन पूर्णिमा तक मनाया जाता है। अच्छा, जैसे कि आपने देखा होगा, बहुत सारी नदियों में कूड़ा कचरा और बहुत सारी गंद, डायरेक्ट जो वेस्ट है वो डाला जाता है। इससे आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा भारत को पर्यावरणीय चुनौतियाँ होने वाली हैं, अभी बहुत ज़्यादा हैं। क्या इसको स्वच्छ रखने में आम जनता की जिम्मेदारी नहीं है, या सिर्फ सरकार की ही जिम्मेदारी है? सरकार को सबसे पहले आगे कदम बढ़ाने चाहिए, परंतु आम जनता का भी योगदान होना चाहिए। जैसे हम कभी घूमने जाते हैं नदी के किनारे या किसी बीच पर जाते हैं, तो कुछ भी खाकर हम यूं ही नहीं डालना चाहिए। जल प्रदूषण इस समय की सबसे बड़ी दुविधा है। औद्योगिक और घरेलू अपशिष्ट के कारण नदी का जल विद्युत प्रदूषित हो रहा है। जैसे कि अगर शहर, किसी नदी के किनारे कोई शहर बसा है, एक इंडस्ट्री बसी हुई है, तो उसका जो वेस्ट होता है, अपशिष्ट होता है, उसको डायरेक्ट नदी में डाला जा रहा है, जैसा कि आप इन तस्वीरों में देख पा रहे होंगे। और बहुत सारा कूड़ा कचरा डाला जा रहा है समुद्र में, नदियों में या तालाबों में। ये गंदगी करने से जल दूषित होता है और साथ ही साथ जो आने वाली पीढ़ियों के लिए व्यवस्था है वो भी खराब होती है।
इससे जल स्तर में कमी आती है, जैव विविधता में कमी होती है। जो इस अगर कूड़ा कचरा डालेंगे नदियों में तो उसके जो जीव हैं, मतलब मछलियां हैं और भी बहुत सारी झींगा वगैरह हैं, वो मरेंगे। और इससे जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की अवधारणा है वो ख़त्म हो जाएगी। तो हमें सबको एक साथ मिलकर नदी जल, नदियों का जल है, समुद्र का जल है या तालाबों का जल है, उसको स्वच्छ रखना है। सिर्फ इतना ही स्वच्छ नहीं, अपने शहर को भी स्वच्छ रखें। धन्यवाद। इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। क्या आप जानते हैं कि भारत की एक नदी ऐसी भी है जिसे दक्षिण की गंगा कहा जाता है, जिसकी पवित्रता, इतिहास और वर्तमान संकट सब कुछ आज के भारत की कहानी कहता है। ये है गोदावरी नदी। लेकिन क्या आज ये नदी खुद ही संकट में है? इस वीडियो में हम जानेंगे गोदावरी का जन्म, उसका धर्म, उसका दर्द और उसका भविष्य। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए क्योंकि आप जानेंगे एक ऐसी सच्चाई जो शायद ही किसी ने बताई हो। गोदावरी नदी का जन्म होता है त्र्यंबकेश्वर, नासिक, महाराष्ट्र में। कुल लंबाई 1465 किलोमीटर, भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी। ये बहती है महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और ओडिशा से। आखिर में ये बंगाल की खाड़ी में जाकर मिलती है। इसकी प्रमुख उपनदियां इंद्रावती, मंजीरा, प्रवरा, साबरी, वारंगा नदी और पैंगंगा नदी। गोदावरी बेसिन भारत का दूसरा सबसे बड़ा नदी बेसिन है। प्रमुख डैम्स जैकवाड़ी बांध, श्री राम सागर, पोलावरम प्रोजेक्ट। नदी के किनारे बसे प्रमुख शहर नासिक, नागपुर, नांदेड़, राजमुंद्री। गोदावरी का उल्लेख रामायण, महाभारत और पुराणों में है। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग, पंचवटी और भद्राचलम राम मंदिर इसके तट पर हैं। इसे गौतमी नदी भी कहा जाता है, महर्षि गौतम से जुड़ी कथा के कारण। ये वही नदी है जिसमें भगवान राम ने सीता के साथ समय बिताया था। हर 12 साल में नासिक में गोदावरी किनारे होता है कुंभ मेला। लाखों श्रद्धालु गोदावरी में स्नान करते हैं। गोदावरी पर आधारित अनेक लोकगीत, मंदिर, त्योहार दक्षिण भारत में मशहूर हैं। गोदावरी डेल्टा दक्षिण भारत की सबसे उपजाऊ भूमि में से एक है। चावल, गन्ना, दलहन जैसी फसलें इसी नदी से सिंचित होती हैं। लाखों किसानों का जीवन इसी पर निर्भर है। तेजी से घटता जल स्तर, प्रदूषण, रेत खनन और डैम प्रोजेक्ट्स ने इसका प्राकृतिक प्रवाह रोका है। कई जगहों पर नदी सूखने की कगार पर है। गोदावरी नदी के डेल्टा में समुद्री जल घुसपैठ हो रही है। गोदावरी कृष्णा लिंक, गोदावरी कावेरी इंटरलिंक योजना। कई राज्यों के बीच जल विवाद, खासकर तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बीच। पोलावरम डैम एक बहुत ही बड़ा और विवादास्पद प्रोजेक्ट है। केंद्र सरकार का जोर नदी जोड़ो परियोजना के तहत गोदावरी की भूमिका। नया नेशनल वाटर पॉलिसी ड्राफ्ट में गोदावरी को रिवाइवल के लिए चिन्हित किया गया है। एआई और सैटेलाइट से मॉनिटरिंग चालू हो गई है। गोदावरी सिर्फ एक नदी नहीं बल्कि दक्षिण भारत की सांस्कृतिक और आर्थिक लाइफलाइन है। लेकिन अगर हमने आज इसका ध्यान नहीं रखा तो आने वाली पीढ़ियां केवल किताबों में ही इसकी कथा पढ़ेंगी। वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर जरूर करें ताकि ज्यादा लोग समझें इस नदी की असल कीमत। यूपीएससी वाले चैनल को सब्सक्राइब करें और अगली वीडियो में हम बात करेंगे कावेरी विवाद पर। नमस्कार दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं नर्मदा रिवर के बारे में। इससे पहले इसी YouTube चैनल पर हमने भारत की कुछ महत्वपूर्ण नदियों की चर्चा की है, जिसमें गंगा, यमुना, सरस्वती और ब्रह्मपुत्र जैसी नदियों की चर्चा की है। क्योंकि इस YouTube चैनल पर एक सीरीज चल रही है जिसमें हम भारत की महत्वपूर्ण नदियों को कवर करेंगे। तो आप अगर और नदियों को जानना चाहते हैं, और नदियों के बारे में जानना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो इस YouTube चैनल पर जो प्लेलिस्ट बनी हुई है नदी नाम से, नदी या नदियाँ करके, आप उस पर जाइए और बहुत सारी नदियों के बारे में जान सकते हैं। जानकारी अच्छी लगे तो चैनल सब्सक्राइब करें। आइए चर्चा करते हैं नर्मदा रिवर के बारे में। नर्मदा एक बहुत महत्वपूर्ण नदी है और पवित्र नदी भी है। महत्वपूर्ण इसलिए
क्योंकि ये मध्य भारत की जीवनदायिनी के रूप में देखी जाती है। इसे रेवा नदी भी कहा जाता है। सबसे इम्पोर्टेंट जो बात है, इसकी खास बात यह है कि ये बाकी नदियों की तरह ये पश्चिम से पूर्व की तरह नहीं बहती है। जैसे कुछ नदियाँ पूर्व से पश्चिम बहती हैं, उसी तरह कुछ नदियों में से एक ये महत्वपूर्ण नदी है नर्मदा, जो पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। मतलब ये अमरकंटक से निकलती है। अभी मैं बताऊंगा अमरकंटक कहाँ है। अमरकंटक से निकलती है और अरेबियन सी में जाकर गिर जाती है। जैसे आप ये मैप में देख पा रहे होंगे, अरेबियन सी यहाँ पर गिर जाती है। इसका जो उद्गम स्थल है, यानी ओरिजिन जो है, वो अनूपपुर जिले, मतलब मध्य प्रदेश में अनूपपुर जिला है, वहाँ के अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है। यह स्थान विंध्य और सतपुड़ा रेंज के संगम पर है। मतलब विंध्य और सतपुड़ा रेंज का जो संगम है यहाँ पर है, वहीं से निकलती है। इसका जो बहाव है, अभी जैसे मैंने आपको बताया, पूरब से पश्चिम को ओर गिरती है। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात से होकर गिरती है ये अरब सागर में। इसकी जो कुल लंबाई है वो 1312 किलोमीटर है। आइए इसकी कुछ सहायक नदियों के बारे में चर्चा कर लेते हैं। बाएं किनारे की ओर जो नदियां हैं वो हैं शेर, सक्कर, जोहिला और बंजर नदी। वहीं अगर दाएं किनारे पर देखें तो तवा, गंजाल और दुधी रिवर देखने को मिलती है। इसकी जो भूगर्भीय संरचना है, मतलब नर्मदा घाटी एक रिफ्ट वैली भी है, मतलब भ्रंश घाटी। भ्रंश घाटी वो होती है जब दो पर्वतों के बीच में कोई घाटी बनती है, उसे रिफ्ट वैली यानी भ्रंश घाटी कहते हैं। इसका धार्मिक महत्व बहुत ज़्यादा है। इसकी पूजा की जाती है, नर्मदा को देवी के रूप में माना जाता है। और इस ऐसा बोलते हैं, ऐसा लिखा है कि इसके दर्शन मात्र से मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, मतलब लोगों को मोक्ष मिल जाता है। इसकी नर्मदा नदी की परिक्रमा भी की जाती है। इसके कुछ धार्मिक जो प्रमुख स्थल हैं उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। जैसे अमरकंटक, ये भी एक ये तो उद्गम स्थल भी है और यहाँ पर लोग घूमने भी आते हैं। नर्मदापुरम जो कि होशंगाबाद में है, ये एक महत्वपूर्ण स्थल है, धार्मिक स्थल। फिर मंडलेश्वर, महेश्वर और ओमकारेश्वर जो कि एक ज्योतिर्लिंग भी है, ये इसके प्रमुख धार्मिक स्थल भी हैं। इस नदी पर कुछ परियोजनाएं भी हैं, जिसमें सरदार सरोवर बांध भी है। जो डैम है सरदार सरोवर डैम गुजरात में, वो नर्मदा रिवर पे ही बना है। वहीं इंदिरा सागर परियोजना जो कि मध्य प्रदेश में है, ओमकारेश्वर बांध और बरगी डैम भी देखने को मिलते हैं। ये जो डैम देख पा रहे होंगे आप, ये बरगी डैम है। फिर आइए हम बात कर लेते हैं, जैसे हर नदी के साथ एक दुखद घटना भी होती है कि जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती जा रही है और वैसे वैसे नदियों में प्रदूषण का स्तर भी बढ़ता जा रहा है। बहुत सारे अपशिष्ट जो फैक्ट्रियों से अपशिष्ट निकलते हैं, वो नदियों में डायरेक्ट डाल दिए जाते हैं। तो इससे क्या होता है कि नदियाँ दूषित हो जाती है। नदियों के किनारे कई बार बहुत ज़्यादा शहर बसा दिए जाते हैं, जैसे कानपुर हो गया, इलाहाबाद हो गया यानी प्रयागराज। ऐसे बहुत सारे शहर हैं जो नदियों के किनारे बसे हुए हैं। अब क्या होता है, जो इंडस्ट्री हैं उनके डायरेक्ट जो कचरा है, कचरा हो गया और दूषित जल हो गया, वो डायरेक्ट नदी में छोड़ दिया जाता है, जिससे नदियाँ दूषित हो जाती हैं। और नदियों में जो जीव रहते हैं वो इससे আহিत होते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा उनको नुकसान पहुंचता है, मर जाते हैं, जैसे झींगा, मछलियाँ और बहुत सारे जीव। इसके इस नदी के संरक्षण के लिए नमामि देवी नर्मदे करके एक अभियान भी चल रहा है, ताकि नदी को स्वच्छ बनाया जा सके। इसमें वृक्षारोपण, घाटों की सफाई और जन जागरूकता जैसे कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। परंतु वृक्षारोपण, घाटों की सफाई, जन जागरूकता ये जरूरी हैं। इनमें सिर्फ सरकार का ही काम नहीं होना चाहिए। अगर जन जागरूकता हो रही है तो उसमें जहाँ जहाँ तक ये बात पहुँच रही है, जिन जिन लोगों तक पहुँच रही है, इन सबका कर्तव्य बनता है कि नदियों की सफाई में सभी का सहयोग हो। नदियाँ सिर्फ इस समय, यानी हम जो जीवित लोग हैं, सिर्फ उन्हीं के लिए नहीं होना चाहिए।
इसके बाद जो भविष्य है सस्टेनेबल डेवलपमेंट की ओर भी देखना चाहिए, सतत विकास की ओर, जिसमें आने वाली पीढ़ियों के लिए भी इन नदियों को सुरक्षित रखा जाए। इसमें हम लोगों का प्रयास सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा, मतलब सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। आइए अगर हम तुलनात्मक रूप से देखें गंगा, नर्मदा और गोदावरी का। गंगा नदी पूरब की ओर बहती है और ये निकलती है गोमुख ग्लेशियर से और बंगाल की खाड़ी में जा गिरती है। वहीं नर्मदा रिवर पश्चिम की ओर बहती है, अमरकंटक से निकलती है और अरब सागर में गिर जाती है। वहीं गोदावरी रिवर को देखें तो ये पूरब की ओर बहती है, नासिक से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। अगर परीक्षा के उद्देश्य से देखें तो इसकी लंबाई 1312 किलोमीटर है। उद्गम स्थल जो है इसका अमरकंटक मध्य प्रदेश में है। ये गिरती है खंबात की खाड़ी गुजरात में यानी अरब सागर में। इसकी कुछ सहायक नदियां हैं, तवा, शेर, शक्कर आदि। और धार्मिक स्थल देखें तो ओमकारेश्वर, महेश्वर जैसे धार्मिक स्थल भी हैं। और परियोजनाएं जो हैं वो सरदार सरोवर, इंदिरा सागर बांध, कुछ ऐसे परियोजनाएं भी हैं। तो जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, आइए आज हम चर्चा करते हैं चेनाब रिवर सिस्टम के बारे में, जिसमें हम जानेंगे कैसे चंद्र और भागा मिलकर चेनाब नदी बनती है, बगलहारी डैम क्या है और अन्य चीज़ें। जैसा कि आपको पता होगा, हमारे इस यूट्यूब चैनल पर एक सीरीज चल रही है जिसमें हम भारत की प्रमुख नदियों के बारे में जानते हैं। इससे पहले गंगा, यमुना, सरस्वती, कावेरी, झेलम आदि नदियों के बारे में हम जान चुके हैं, जो कि आपको इस यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। तो आइए इस नदी के बारे में जानते हैं। इसका जन्म, मतलब चेनाब रिवर का जन्म चंद्र और भागा की नदी में मिलने से होता है। मतलब चंद्र और भागा जब मिलती हैं हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में, तब चेनाब रिवर कहलाती है। यही इसका वास्तविक उद्गम स्थल माना जाता है, मतलब यही इसका ओरिजिन माना जाता है। जब ये चेनाब बन जाती है तब जम्मू कश्मीर में एंटर करती है और किश्तवाड़, रामबन, रियासी जैसे इलाकों से होकर बहती है। अंत में पाकिस्तान में प्रवेश करती है और सिंधु नदी में मिल जाती है। इसकी लंबाई लगभग 1200 किलोमीटर है। भारत और पाकिस्तान दोनों में फैली हुई है और इस नदी पर बहुत सारे डैम बने हुए हैं, डैम और अन्य जल विद्युत परियोजनाएं बनी हुई हैं, जिसमें पकलउल डैम प्रोजेक्ट बना हुआ है, बगलिहारी डैम बना हुआ है। बगलिहारी जल विद्युत परियोजना जम्मू और कश्मीर में है। पकलउल डैम परियोजना सलाल पर बिजली योजना, मतलब हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। भूगोल और विशेषताएं, चेनाब एक परमानेंट हिमालय रिवर है। जैसे मतलब अन्य जो रिवर हैं जैसे झेलम और भी हिमालय नदियां हैं जो कि 12 मास बहती हैं, वैसे ही ये भी एक 12 मास बहने वाली नदी है। प्राचीन, अगर प्राचीन को देखें कि हम इसका इतिहास देखें, प्राचीन साहित्य में इसे अक्षनी नाम से जाना गया है। यह महाभारत काल से मुगल और सिख शासन तक रणनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण रही है। पंजाब नाम ही 5 नदियों पर आधारित है, मतलब पंजाब का नाम 5 नदियों पर ही पड़ा है। इंडस वाटर ट्रीटी 1960 के बारे में जानते हैं। इस नदी के अनुसार चेनाब, झेलम और सिंधु नदियां पाकिस्तान को आवंटित हैं। मतलब चेनाब, झेलम और सिंधु जो नदियां हैं वो पाकिस्तान को दी गई हैं। भारत इन नदी पर रन ऑफ रिवर बना सकता है, मतलब इस पे प्रोजेक्ट तो बना सकता है, लेकिन इसका जल नहीं मोड़ सकता जब तक यह ट्रीटी वैलिड है। लेकिन इंडिया ने हाल ही में एक बार सस्पेंड कर दिया है ये ट्रीटी, मतलब इससे पहले भी किया है, परंतु अभी हाल ही में भी इस ट्रीटी को सस्पेंड किया गया है, जिसके तहत हम इस नदी पर डैम तो बना ही सकते हैं, साथ ही साथ इस नदी का जल भी हम मोड़ सकते हैं। इस नदी के कुछ पर्यावरणीय संकट भी हैं, जैसे जब बड़े बांध बनते हैं तो उससे बहुत ज़्यादा नुकसान होता है और एक बार में जब जल छोड़ा जाता है तो बहुत सारी तबाही आती है। भारत और पाकिस्तान का विवाद हमेशा बना रहता है और लैंडस्लाइड जैसी समस्याएं भी बनी रहती हैं। संरक्षण और उपयोग भी, मतलब जो इनका रणनीतिक उपयोग है और संरक्षण, उसके बारे में जान लेते हैं। भारत सरकार द्वारा जल विद्युत परियोजनाओं पर तेजी हुई है। इस पे नदी पर निगरानी के लिए उपग्रह और हाइड्रोलॉजिकल स्टेशनों की स्थापना की गई है।
और भारत की जल सुरक्षा रणनीतियों में चेनाब एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। आइए तुलनात्मक अध्ययन कर लेते हैं। चेनाब चंद्रभागा नदी से मिलकर बनती है, सिंधु नदी में गिरती है और बाकी भारत पाकिस्तान को जल पहुंचाती है। वहीं झेलम जो रिवर है वो वेरीनाग झरने से निकलती है, सिंधु नदी में गिरती है और भारत पाकिस्तान को जल पहुंचाती है। वहीं रावी नदी चंबा हिमाचल प्रदेश से निकलती है, चेनाब में गिरती है और भारत और पाकिस्तान को जल पहुंचाती है। परीक्षा उपयोगी तथ्य अगर जाने तो इसकी कुल लंबाई 1200 किलोमीटर है। इसका उद्गम चंद्रभागा का संगम हिमाचल प्रदेश से होता है। बहाव हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और पाकिस्तान में है। प्रमुख परियोजनाएं जो हैं बगलिहारी डैम, पकलुल डैम आदि इस पे परियोजनाएं बनी हुई है। इस पे सिंधु जल संधि 1960 भी बनी हुई है। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, आइए चर्चा करते हैं झेलम रिवर सिस्टम के बारे में। इससे पहले इसी YouTube चैनल पर हमने गंगा, यमुना, सरस्वती, ब्रह्मपुत्र जैसी नदियों की चर्चा की है, क्योंकि इस पर एक सीरीज चल रही है जिसमें हम भारत की जो महत्वपूर्ण नदियां हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो इस नदी की जब चर्चा कर रहे हैं तो इसमें हम पढ़ेंगे उरी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के बारे में, इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में, मंगला डैम के बारे में और ऐसी अन्य जानकारियों को साझा करेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि झेलम रिवर का उद्गम स्थल यानी ओरिजिन क्या है, कहाँ से ये निकलती है। तो झेलम नदी का जो उद्गम स्थल है वो अनंतनाग जिले, जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले में वेरीनाग झरना है, वहां से होती है। मतलब वेरीनाग झरने से ये निकलती है। इसके बाद जो इसका बहाव है, वेरीनाग झरने से निकलने के बाद ये कश्मीर घाटी में बहती है और ये डल और वूलर झीलों को प्रभावित करती है, मतलब वहां से बहती हुई निकलती है। इसके बाद ये बारामूला के पास गुजरती है और पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में प्रवेश कर जाती है। पाकिस्तान में यह मंगला डैम से गुजरते हुए झेलम शहर, चुनिया और मुजफ्फराबाद को छूती है। अंत में ये चेनाब रिवर में मिल जाती है। इसकी जो लंबाई है वो लगभग 725 किलोमीटर है। मतलब ये निकलने के बाद, बेरीनाग झरने से निकलने के बाद और चेनाब रिवर में मिलने तक 725 किलोमीटर बहती है। इसका जो बेसिन क्षेत्र है, मतलब कितने क्षेत्र को ये जल पहुंचाती है, तो वो है 30,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को। ये पाकिस्तान और भारत दोनों में ही बहती है। इस नदी की कुछ सहायक नदियां भी हैं। झेलम की कुछ सहायक नदियां हैं जिनमें सिंधु नदी जो कि जम्मू कश्मीर से निकलती है, विश्व नदी, रमाबिया नदी और नीलम नदी। नीलम नदी पाकिस्तान में किशनगंगा नाम से जानी जाती है। और कुनार नदी अफगानिस्तान से पाकिस्तान में मिलती है, कुनार नदी। इस नदी पर, झेलम नदी पर कुछ जल विद्युत परियोजनाएं भी बनी है, हाइड्रो पावर प्लांट, जिसमें उरी जल विद्युत परियोजना है जो कि आप ये मैप में देख पा रहे होंगे। जो दूसरी पिक्चर है इसमें उरी पावर प्लांट है ये। फिर लोअर झेलम पावर प्लांट और किशनगंगा हाइड्रो पावर प्लांट जैसे कुछ प्रोजेक्ट चल रहे हैं। ये मंगला डैम है जो कि पाकिस्तान में बना हुआ है। और पाकिस्तान में ही इसी नदी पर एक और प्रोजेक्ट है जिसे न्यू बोंग स्केप प्रोजेक्ट कहते हैं, जो आप इस तस्वीर में देख पा रहे होंगे। अगर इस नदी की ऐतिहासिक चर्चा करें तो प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में इसे वितस्ता नदी कहा गया है। वितस्ता एक देवी थी जिनके नाम पर ये नदी का नाम रखा हुआ है। माना जाता है कि इसे देवी पार्वती ने अपनी शक्ति से प्रकट किया था। यह नदी भारत और पाकिस्तान के बीच कई ऐतिहासिक लड़ाइयों का, समझौतों का हिस्सा भी रही है। अब बात करते हैं इंडस वाटर ट्रीटी की, जो 1960 में बनी थी। इंडस वाटर ट्रीटी में 5 नदियां आती हैं। लगभग जो ईस्टर्न जो रिवर्स हैं, ईस्टर्न रिवर जैसे रावी, ब्यास, सतलुज, ये आती हैं इंडिया के खेमे में, मतलब इंडिया इनको कंट्रोल करता है। और जो पाकिस्तान कंट्रोल करता है वेस्टर्न रिवर्स, इंडस, झेलम, चेनाब, मतलब टोटल 6 नदियां आती हैं।
यह संधि जो कि इंडस वाटर ट्रीटी है 1960 में हुई भारत और पाकिस्तान के बीच में, इसके अनुसार झेलम, चेनाब और सिंधु ये 3 नदियां पाकिस्तान को आवंटित हैं, मतलब उनको दी गई हैं। भारत को रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट बनाने की अनुमति है, लेकिन जल प्रवाह नहीं मोड़ सकती। इंडस वाटर ट्रीटी ये कहती है कि इस पर प्रोजेक्ट तो बना सकते हैं, परंतु इनका जो वाटर है वो डाइवर्ट नहीं किया जा सकता। लेकिन इस संधि को तोड़ने के बाद तो हम इसको कर सकते हैं, जैसा कि अभी जब ये पहलगाम अटैक हुआ तो हमने सिंधु जल संधि को नल एंड वॉइड कर दिया, मतलब उसको हम मानने से इनकार कर दिया। वूलर झील और झेलम, जैसे कि वूलर झील भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है जो कि जम्मू कश्मीर में है। झेलम नदी इससे होकर बहती है। यह झेलम नदी के प्रवाह को नियंत्रित करने में मदद करती है। कई प्रवासी पक्षी भी इस क्षेत्र में प्रवास करते हैं, मतलब जो नदी का क्षेत्र है आसपास, वो प्रवासी पक्षी भी वहां पर आते हैं। झेलम नदी और चेनाब और रावी का अगर हम कंपेयर करें तो झेलम नदी वेरीनाग झरने से निकलती है, भारत और पाकिस्तान को प्रभावित करती है और चेनाब रिवर में मिल जाती है 725 किलोमीटर बहने के बाद। चेनाब रिवर की बात करें तो लाहौल स्पीति से निकलती है, भारत पाकिस्तान को पानी पहुंचाती है और सिंधु नदी में मिल जाती है 1200 किलोमीटर बहने के बाद। वहीं अगर हम रावी की बात बात करें तो हिमाचल प्रदेश से निकलती है, भारत पाकिस्तान को पानी देती है, चेनाब रिवर में मिल जाती है और 720 किलोमीटर बहती है ये। अगर हम परीक्षा के उपयोगी से अगर बात करें तो इसमें कुछ जानकारी, खास जानकारियां हैं। इसका उद्गम स्थल जो है, ध्यान रखने वाली बात है, वेरीनाग झरना अनंतनाग से होता है। वन लाइनर क्वेश्चन में ये पूछा जाता है कि झेलम रिवर कहाँ से निकलती है, ओरिजिन क्या है इसका, तो वेरीनाग झरना अनंतनाग जम्मू कश्मीर में है, वहां से निकलती है। इसकी कुल लंबाई 725 किलोमीटर है। भारत और पाकिस्तान को पानी पहुंचाती है। अगर पूछ रहे कि झेलम नदी किन किन देशों में बहती है तो आप बोल सकते हो भारत और पाकिस्तान में। और अगर ये पूछ ले किस नदी में मिल जाती है तो चेनाब नदी में। इस पर अगर पूछे किस इसमें प्रमुख डैम कौन से बने हैं तो मंगला डैम पाकिस्तान में, उरी प्रोजेक्ट भारत में। और इसका प्राचीन नाम पूछ ले कि झेलम रिवर को पहले क्या कहते थे या प्राचीन नाम क्या है इसका, तो इसका आएगा बिदस्ता, बिदस्ता रिवर। और अगर इसमें रोचक तथ्य जाने, अगर कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट जानने की कोशिश करें तो झेलम ही वह नदी है जिसके किनारे अलेक्जेंडर और पोरस की ऐतिहासिक लड़ाई हुई। इसे हाइडास्पेस भी कहा गया है ग्रीक स्रोतों में। महत्व, अगर इस नदी का महत्व जाने तो एग्रीकल्चर के लिए ये बहुत ज़्यादा जरूरी इंपॉर्टेंट हो जाती है। बिजली उत्पादन के लिए, जैसे मैंने बताया आपको, इस पे कई प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। और भारत पाकिस्तान के लिए जो नदी का नियंत्रण है वो एक स्ट्रेटेजिक तरीके से हम कर सकते हैं। अंत में एक लाइन बहुत अच्छी कही गई है झेलम रिवर के बारे में, झेलम की लहरों में सिर्फ पानी नहीं, इतिहास और सभ्यता की कहानी बहती है। थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, आइए आज चर्चा करते हैं भारत की एक और महत्वपूर्ण नदी सतलुज नदी के बारे में। अभी आपको पता होगा कि हमारे इस YouTube चैनल पर एक सीरीज चल रही है जिसमें भारत की महत्वपूर्ण नदियों के बारे में हम चर्चा करते हैं। इससे पहले नर्मदा रिवर, गंगा, यमुना, सरस्वती और ब्रह्मपुत्र जैसी नदियों की हमने चर्चा की है। तो आज हम चर्चा करेंगे सतलुज रिवर सिस्टम के बारे में, जिसमें हम जानेंगे राक्षस ताल, हड़प्पा सभ्यता, भांगड़ नागल डैम और इंटरनेशनल सिंधु जल संधि के बारे में। तो बने रहिए साथ में और आगे बढ़ते हैं। सतलुज नदी भारत की सबसे लंबी हिमालय सहायक नदियों में से एक है। मतलब भारत के हिमालय में जो नदियां बहती हैं उनमें से ये लंबी नदियों में से एक है। यह नदी सिंधु नदी प्रणाली की एक प्रमुख धारा है और ऐतिहासिक, भौगोलिक और सांस्कृतिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण भी है। इसका जो उद्गम स्थल है, सतलुज नदी का जो उद्गम स्थल है वो तिब्बत में
राक्षस ताल यानी राक्षस झील से होता है, जो मानसरोवर झील के पश्चिम में स्थित है। इसे तिब्बत में लाचेन खम्बान नाम से भी जाना जाता है। ये कई बार परीक्षा में पूछा जाता है कि तिब्बत में इसे किस नाम से जाना जाता है, तो इसे लाचेन खम्बान नाम से भी, लाचेन खम्बाब, लाचेन खम्बान भी कई बार जगह पर बोलते हैं। इसका जो बहाव है, सतलुज नदी तिब्बत से निकलकर भारत के हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है और फिर पंजाब होते हुए पाकिस्तान में गिरती है, जहां ये सिंधु नदी में मिल जाती है। भूगोल और महत्व जो इसका है वो जान लेते हैं। सतलुज नदी एक परमानेंट नदी है जो पूरे वर्ष बहती है। ये हिमालय से निकलने वाली नदियों में से सबसे पश्चिम में है। यह भारत की जल विद्युत उत्पादन क्षमता के लिए सबसे महत्वपूर्ण नदी है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे मैप में, इंडस रिवर जिसे सिंधु भी कहते हैं, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास और सतलुज, ये जो 5 नदियां हैं, इन 5 नदियों में सबसे पश्चिम में नदी है या बाईं ओर कह सकते हैं। इस नदी की कुछ सहायक नदियां भी हैं, जिसमें स्पीति नदी, बसपा नदी, ब्यास नदी सतलुज की नहीं बल्कि बाद में इससे मिल जरूर जाती है। लंबाई और बेसिन भी जान लेते हैं। कुल लंबाई लगभग 1450 किलोमीटर है। बेसिन क्षेत्र जो इसका है, भारत, तिब्बत और पाकिस्तान में फैला हुआ है। मतलब भारत, पाकिस्तान और तिब्बत को ये पानी देती है या प्रोवाइड करती है। इस नदी की जो प्रमुख घाटियां हैं, मतलब किन किन घाटियों में ये बहती है, तो उसमें है किन्नौर, शिमला, लुधियाना और फिरोजपुर। बांध और परियोजना के बारे में जानते हैं। इस नदी पर भांखड़ा नागल डैम बना हुआ है। भारत का सबसे ऊंचा ग्रेविटेशनल बांध भी है ये, गुरुत्व बांध, भांखड़ा नागल डैम, जो कि गुरुत्व बांध भी है। फिर इस नदी पर बना है कोल डैम, जो कि अभी बन रहा है, हिमाचल प्रदेश में निर्माणाधीन है कोल डैम। फिर है नाथपा झाकड़ी परियोजना, सबसे बड़ी भूमिगत जल विद्युत परियोजना में से एक है। फिर हम बात करते हैं इसका ऐतिहासिक महत्व। सतलुज नदी के किनारे हड़प्पा सभ्यता के कई अवशेष मिले हैं। यह नदी प्राचीन काल में भारत की सीमाओं को परिभाषित करती है। इसके पौराणिक मान्यताएं भी हैं। हिंदू धर्म में सतलुज नदी को गंगा, यमुना, सरस्वती के साथ पवित्र नदियों में गिना जाता है। यह ऋषि मुनियों की तपोभूमि भी कही जाती है, क्योंकि इस नदी के किनारे कई ऋषियों ने तपस्या की है। इस नदी का कृषि में भी बहुत ज्यादा योगदान है। सतलुज नदी पंजाब और हरियाणा में सिंचाई का प्रमुख स्रोत है। इससे जुड़ी नहरें भारत की हरित क्रांति का आधार बनी। साहित्य और संस्कृति की बात करें तो सतलुज नदी का उल्लेख कई ग्रंथों, लोक कथाओं और गुरुवाणियों में मिलता है। पंजाबी संस्कृति में इसे जीवन रेखा के रूप में माना जाता है। सतलुज नदी घाटी का सौंदर्य, किन्नौर और शिमला में सतलुज नदी घाटी अत्यंत सुंदर है। यह चीड़, देवदार और ओक के वृक्षों से यह नदी बहती है। मतलब चीड़, देवदार और ओक इस नदी के आसपास उगे हुए हैं। यह नदी आकर्षण का केंद्र भी है, परंतु कुछ संकट भी हैं। रेत खनन और बांध निर्माण से पारिस्थितिक असंतुलन हुआ है। बर्फबारी में कमी से जल स्तर प्रभावित हुआ है और प्रदूषण और जलग्रहण में अतिक्रमण हुआ है। मतलब प्रदूषण और जलग्रहण से भी कई ज्यादा नुकसान हुआ है। सतलुज का पाकिस्तान में योगदान। सतलुज नदी जो है उसका पाकिस्तान में क्या योगदान है आपको बताते हैं। पाकिस्तान में सतलुज नदी चोलिस्तान रेगिस्तान के पास जाकर सिंधु नदी में मिल जाती है। यहाँ ये सिंचाई और कृषि के लिए जीवन रेखा है। इस नदी को
बचाने के लिए, मतलब इसका संरक्षण रखने के लिए इंटरनेशनल सिंधु जल संधि 1960 में बनाई गई। इसके तहत भारत को सतलुज का नियंत्रण प्राप्त है, मतलब भारत इस नदी का पानी कितना अपने पास रख सकता है या कितना पाकिस्तान को दे सकता है, इन सब का डिसीजन भारत खुद ले सकता है। जल संसाधन विभाग द्वारा निरंतर निगरानी और बांधों की मरम्मत की जाती है। अगर हम तुलना करें सतलुज ब्यास और रावी का, सतलुज ब्यास रावी का अगर हम वो तुलनात्मक करें तो सतलुज रिवर जो है वो राक्षस ताल तिब्बत से निकलती है, सिंधु नदी में मिल जाती है और भारत और पाकिस्तान को पानी प्रोवाइड करती है। वहीं ब्यास नदी की बात करें तो रोहतांग दर्रा से निकलती है, सतलुज में मिल जाती है और भारत में बहती है। वहीं रावी की बात करें तो हिमाचल प्रदेश से ही निकलती है, चेनाब में मिल जाती है और भारत और पाकिस्तान को पानी प्रोवाइड करती है। इस नदी के परीक्षा के उद्देश्य से भी उपयोगी है। इसकी कुल लंबाई 1450 किलोमीटर है। उद्गम स्थल राक्षस ताल तिब्बत से होता है। इस नदी पर भाखड़ा नागल डैम भी बना हुआ है। जिन राज्यों में प्रवाहित होती है, तिब्बत, हिमाचल और पंजाब में। इस नदी सिंधु जल संधि के द्वारा इस नदी को संरक्षण प्राप्त है, जो कि यह संधि 1960 में हुई थी। इस नदी की कुछ रोचक बातें भी हैं। भाखड़ा बांध इतना बड़ा है कि उसमें एक साल का पंजाब का सारा पानी जमा हो सकता है, मतलब एक साल में पंजाब में जितना पानी प्रोवाइड किया जाता है वो उस डैम में जमा किया जा सकता है। यह दुनिया का सबसे ऊंचा सीमेंट कंक्रीट बांधों में से एक है, मतलब दुनिया के जो बड़े बड़े बांध है ना उनमें से एक ये भी है। आपको जानकारी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, आइए आज हम चर्चा करते हैं रावी रिवर सिस्टम के बारे में, जिसमें हम जानेंगे कि धौलाधर श्रेणी से कैसे रावी निकलती है और हम जानेंगे इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में। तो आइए बने रहिए और चर्चा करते हैं। इस नदी का जो उद्गम स्थल है वो धौलाधर श्रेणी से है, जो कि चंबा जिले में है। इसके बाद हम बात करते हैं इसकी ऊंचाई, मतलब ये जितनी ऊंचाई से ये निकलती है तो लगभग 4421 मीटर की ऊंचाई पर धौलाधर श्रेणी से ये रिवर निकलती है। इसका जो प्रवाह है उसके बारे में जान लेते हैं। रावी नदी का कुल प्रवाह पथ लगभग 720 किलोमीटर है, मतलब ये 720 किलोमीटर के आसपास बहती है और हिमाचल प्रदेश के चंबा से निकलकर ये दक्षिण पश्चिम दिशा में बहती है। यह पंजाब राज्य की सीमा को छूते हुए पाकिस्तान में मिल जाती है। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में प्रवेश कर यह आगे चलकर चेनाब रिवर में मिल जाती है। इस नदी पर कुछ प्रमुख परियोजनाएं भी बनी हुई हैं, जैसे रंजीत सागर डैम, जिसे थीन बांध भी कहते हैं। ये जम्मू कश्मीर और पंजाब की सीमा पर स्थित है। इसके उद्देश्य जल सिंचाई, विद्युत परियोजनाएं आदि जैसे हैं। उसके बाद शाहपुर कंडी परियोजना, यह पंजाब में स्थित एक महत्वाकांक्षी परियोजना है। इसका मकसद रावी के पानी को अधिकतम उपयोग करना है। आइए इसकी जलवायु और प्रवाह की बात कर लेते हैं। रावी नदी हिमाचल क्षेत्र से निकलती है, इसलिए यह वर्ष भर जलयुक्त रहती है। मतलब हिमालय से कुछ नदियां जो निकलती है, मैक्सिमम नदियां जो निकलती है वो 12 मासी होती हैं, मतलब बर्फ पिघलती है, हमेशा पिघलती रहती है और ये नदियां हमेशा बहती रहती हैं। भौगोलिक महत्व की बात करें तो रावी सिंधु नदी जल संधि का हिस्सा है, मतलब इंडस वाटर ट्रीटी में ये रावी नदी भी आती है। भारत इस नदी के जल का उपयोग सिंचाई, पनबिजली और पेयजल हेतु करती है, मतलब पनबिजली भी बनती है इससे और पीने योग्य पानी का भी इस्तेमाल होता है। यह पंजाब में जो सिंचाई होती है उसकी व्यवस्था के लिए सबसे अहम हिस्सा मानी जाती है। इस नदी का ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व देखें तो वैदिक ग्रंथों में रावी को इरावती कहा गया है और इसका उल्लेख ऋग्वेद में भी मिलता है। महाकाव्य यानी महाभारत की जो बात करते हैं
तो महाभारत और इसके साथ साथ अन्य ग्रंथों में भी इसका जिक्र मिलता है। लाहौर जो रावी के किनारे बसा है, एक ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहर नगर है। आइए पर्यावरण महत्व से इसकी बात करते हैं। तो नदी के किनारे कई जैव विविधता क्षेत्र पाए जाते हैं और कुछ महत्वपूर्ण तथ्य भी जान लेते हैं। नदी का पुराना नाम इरावती है। उद्गम स्थल धौलाधर पर्वत चंबा हिमाचल से निकलता है। कुल लंबाई 720 किलोमीटर के आसपास है। इसका संगम चेनाब नदी पाकिस्तान में होता है। इस नदी पर प्रमुख जो बांध है वो रंजीत सागर डैम है और प्रमुख शहर जो इस नदी के किनारे बसे हैं वो चंबा और लाहौर हैं। इस नदी के बारे में जो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह जो बनते हैं एग्जाम में वो कुछ इस प्रकार हैं। रावी नदी कहाँ से निकलती है? तो हम कह सकते हैं हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले से। दूसरा क्वेश्चन पूछ सकते हैं ये किस नदी में मिलती है? तो चेनाब रिवर में मिलती है। अगला सवाल है रावी नदी पर कौन से बांध बने हैं? तो रंजीत सागर डैम, शाहपुर कंडी परियोजना जैसे डैम बने हुए हैं। अगला क्वेश्चन सिंधु जल संधि के तहत यह नदी किस देश के अधिकार में है? तो इसका जो आंसर होगा वो है भारत। जानकारी कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करें। नमस्कार दोस्तों, आइए आज चर्चा करते हैं महानदी रिवर के बारे में। हमने इस YouTube चैनल पर एक सीरीज चला रखी है जिसमें हम भारत की प्रमुख नदियों के बारे में चर्चा करेंगे। इससे पहले हमने कई नदियों का जिक्र किया है जिसमें गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र और नर्मदा जैसी रिवर के बारे में चर्चा कर चुके हैं। अगर आप उन वीडियोस को देखना चाहते हैं तो इस YouTube चैनल की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। आज हम चर्चा कर रहे हैं महानदी रिवर के बारे में जिसमें हम जानेंगे हीरा के बारे में और ये नदी कहाँ डेल्टा बनाती है, इन सब की चर्चा करने वाले हैं। तो बने रहिए साथ में और देखते हैं आगे। महानदी भारत की प्रमुख नदी और पवित्र नदी भी है जो छत्तीसगढ़ और उड़ीसा राज्यों से होकर बहती है। इस नदी का उद्गम जो स्थल है यानी ओरिजिन जो है वो सियाबा धमतरी जिला से होता है, छत्तीसगढ़ से। इसकी लंबाई लगभग 851 किलोमीटर के आसपास है और बाकी नदियों की तरह ये पश्चिम से पूरब की ओर बहती है। परंतु भारत की कुछ नदियां हैं, जैसे हमने पिछली वीडियो में जिक्र किया था नर्मदा रिवर के बारे में, जो पूरब से पश्चिम की ओर बहती है। परंतु मैक्सिमम रिवर्स जो है वो पश्चिम से पूरब की ओर ही बहती हैं। इस नदी का डेल्टा ओडिशा के कटक के पास है। ओडिशा की एक जगह है जहां पर जो कटक है वहीं पर इसका डेल्टा है। इस नदी का जल ग्रहण क्षेत्र जो है वो 1,41,600 किलोमीटर के आसपास है। अभी मैंने आपको बता दिया था उद्गम स्थल छत्तीसगढ़ के सियावा पर्वत से होता है। इसी नदी पर बना है हीराकुंड डैम। इस डैम की स्थापना 1957 में हुई थी और ओडिशा के संबलपुर में यह हीराकुंड डैम बना है। इसकी विशेषता यह है कि दुनिया का सबसे लंबा मिट्टी का बांध है और इस बांध के बहुत ज्यादा उपयोग है जिसमें सिंचाई, बिजली उत्पादन और बाढ़ नियंत्रण जैसे सुविधाएं हैं। और आगे चर्चा करते हैं ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व भी ये नदी रखती है। महानदी को धार्मिक रूप से पवित्र माना जाता है। इसके किनारे अनेक प्राचीन मंदिर स्थित हैं, जैसे राजीव लोचन मंदिर। महानदी पर अनेक मेले और उत्सव भी आयोजित किए जाते हैं। महानदी का डेल्टा यानी भारत के सबसे बड़े डेल्टा क्षेत्रों में से एक है। कटक जो कि पुरी जैसे शहरों की उपजाऊ मिट्टी का स्रोत है। कटक और पुरी जो क्षेत्र है उड़ीसा के किनारे, वहां की जो मिट्टी उपजाऊ है क्योंकि वहीं पर यह डेल्टा बनता है। इस नदी की बाकी नदियों की तरह पर्यावरणीय चिंताएं भी हैं, क्योंकि नदियों को लेकर भारत में अभी भी बहुत ज्यादा साफ सफाई को लेकर क्यूरियोसिटी नहीं है। मतलब लोग उस पर ध्यान नहीं देना चाहते, ना लोग दे रहे हैं ना गवर्नमेंट ने तो भी कुछ अभियान चलाए भी हैं, परंतु सबकी सहभागिता से नदियों को स्वच्छ बनाना चाहिए, क्योंकि सतत विकास में
बहुत ज़्यादा उपयोगी होने वाली है। नदियों का महत्व सिर्फ जल से ही नहीं, जीवन से भी है, क्योंकि एक्वेटिक लाइफ मतलब जो समुद्र के नीचे जीवन है, मछलियाँ, केकड़े आदि, उनको भी क्षति पहुँचती है अगर नदियाँ गंदी रहती हैं। उनमें इंडस्ट्री का जो कचरा है वो नहीं डालना चाहिए। प्रदूषण, अवैध रेत खनन और जल स्तर में गिरावट एक बड़ी चिंता है इस नदी की। सरकार और स्थानीय संस्थाएं मिलकर संरक्षण की कोशिश कर रही हैं। बाकी जैसे गंगा के लिए नमामि गंगे है, नर्मदा के लिए है, ब्रह्मपुत्र नदियों के लिए, वैसे ही इसके लिए भी प्रोजेक्ट चलाए जा रहे हैं साफ सफाई के लिए। परंतु जब तक आम जनता की भागीदारी नहीं होगी, क्योंकि आम जनता अगर कूड़ा कचरा नहीं डालेगी, जैसे एज ए टूरिस्ट जब लोग घूमने जाते हैं तो पैकेट फूड की जो पैकेट होते हैं वो फेंक देते हैं खा के, वो सब ना करें तो सरकार के साथ साथ आम लोग भी इसमें सहभागी हो सकते हैं साफ सफाई रखने में। इस नदी का रोचक जो तथ्य है वो महानदी का अर्थ मतलब महान नदी होता है। इसमें एक रोचक बात यह है, महान नदी, इसे कभी दुखों की नदी भी कहा जाता था बाढ़ की वजह से। जैसे बिहार में एक नदी है शोक नदी, वो भी दुखों की नदी के रूप में जानी जाती है, क्योंकि जब वो नदी बाढ़ लाती है तो पूरे के पूरे गांव उजाड़ देती है। यह नदी गंगापुर जल प्रपात यानी गंगापुर वाटरफॉल और सीता नदी जैसे सुंदर स्थलों को जोड़ती है। जैसे कि आप इस तस्वीर में देख पा रहे होंगे, यह है हीराकुंड डैम। यह डैम मिट्टी का सबसे बड़ा डैम है। ये देखने में बाकी काफी खूबसूरत भी है, और बस सबसे बड़ी बात यह है कि इस नदी को स्वच्छ बनाने के लिए और सस्टेन रखने के लिए आम लोग ही सहभागी होना जरूरी है। थैंक यू।